फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्जाम बूस्टर क्लासेस पर। हम कर रहे हैं सी टेट KPY की क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं सी टेट जनवरी 2024 के CDP के PY के क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है? यानी कि लड़का भाला फेंक सकता है और लड़की रस्सी कूद सकती है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर संप्रदाय को, जेंडर समता को, जेंडर समानता को या जेंडर रूढ़िवादिता को। तो ये वाक्य कर रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अभिसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं? अभिसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है? तो देखो, अभिसारी चिंतन मतलब एक ही क्वेश्चन के कई आंसर, मल्टीपल आंसर होना अभिसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन क्या है कि वह कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, मतलब उसका एक ही जवाब मिले, तो वो है अभिसारी चिंतन। तो इसका अभिसारी चिंतन क्या है? कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। और अभिसारी चिंतन क्या है? यह एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? हमें नेगेटिव देखना है। कथन कौन सा है? समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें। तो ये कथन तो आपका सही है। हमें गलत कथन ढूंढना है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये भी कथन सही है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये भी कथन सही है समावेशी शिक्षा के बारे में। चौथा कथन है, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास में एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये ऑप्शन आपका गलत है, तो गलत ही वाला सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। सबसे पहले अभिकथन पढ़ते हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और इसका कारण है पैटर्न ढूंढना। पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संशोधित करने में मदद मिलती है। तो ये देखो, कथन भी इसका सही है और इसका कारण भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। कथन और अभिकरण में हम 4 चीज़ें देखेंगे। क्या आर सही है और ए सही है, आर सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। हमें 3 पैटर्न देखने हैं। क्या आर सही है, क्या ए सही है, क्या आर सही है और क्या आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ सही हैं तो बस ठीक है। अगर इसमें से एक भी गलत हो गया तो हमें थर्ड स्टेप पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन भी अभिकथन वाला है। अभिकथन है, बच्चों द्वारा बचपन में अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। और इसका कारण है बच्चों का विकास स्वाभाविक होता है। तो इसका सही जवाब है कि देखो, ये तो सही है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। मतलब बच्चों का विकास स्वाभाविक नहीं होता है, बच्चों का विकास यूनिवर्सल नहीं होता है। तो इसका ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिप्रेरणा के आरोपित सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है? किससे होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। समान सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। जी नहीं। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, ये भी ऑप्शन नहीं है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, मतलब इनर मोटिवेशन होगा तभी आपका असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। और चौथा ऑप्शन है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो इसका आंतरिक आरोपण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है? प्रगतिशील शिक्षा का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन देखते हैं। छात्रों को सीखने के मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है।
जी नहीं, सबसे मानकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका नहीं है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए या फिर पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारण और सामूहिक होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या गतिक विकास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं। लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट, उन्होंने कौन सी असंतुलन, अनुकूलन, निजी वाक्य, संगठन, उन्होंने किसको प्रपोज किया आपका, तो उन्होंने किसको प्रपोज किया, उन्होंने प्रपोज किया आपका इनर स्पीच या फिर निजी वाक्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है सेकंड, वाइगोत्स्की ने किसको प्रपोज किया, इनर स्पीच या फिर निजी वाक्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं, कोहलबर्ग आ गए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों के उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझते हैं। इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। और इसका कारण है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो देखो, इसका अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है और AR की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि या और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। इसके ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक या दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, या फिर तार्किक गणनीय यानी कि नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं, या संगीत में प्रदर्शन और रचना करने के कौशल, या स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि संगीत में प्रदर्शन और रचना करने के कौशल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। नेगेटिव पूछा है तो इसके ऑप्शंस हैं, अधिगम शिक्षार्थ के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये तो ऑप्शन सही है। मगर पूछा हमसे नेगेटिव वाला है, तो अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, मतलब सही है तो ये नहीं होगा। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ये भी संसाधित होता है। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये गलत है क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद। तो इसका गलत पूछा है तो गलत ही इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेगेटिव वर्ड को बहुत ही ध्यान से देखना है और उसी के अनुसार हमें आंसर देना है। ठीक है, और इसका एक बेहतर यह है कि जैसे ही नेगेटिव दिखे उसे हाईलाइट कर दो, उसे गोला कर दो, ताकि वो नेगेटिव सेंटेंस हमें दिखे कि हमें नेगेटिव ही पूछना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। कौन सा कारक है जो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो अपसारी चिंतन या क्रियात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुकरण या प्रतिक्रिया सैड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑफ फर्स्ट, यानी कि अपसारी चिंतन। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, तो ये हो जाएगा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है कौन, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो पहले चरण के पहले स्तर के पहले चरण में, पहले चरण के दूसरे स्तर में, दूसरे चरण के तीसरे स्तर में, या फिर तीसरे चरण के 5वें स्तर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले चरण के दूसरे स्तर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वंचित वर्ग से संबंधित शिक्षार्थियों में समावेशन के लिए क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, या सामाजिक पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या सामाजिक संप्रदाय के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। अलगाव नेगेटिव वर्ड है, तो समस्या समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। समूह में तो आप बिल्कुल नहीं विभाजित कर सकते, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी होती है? प्रतिपुष्टि की कौन सी विशेषता होती है? यह केवल कार्य के अंत में होती है? जी नहीं, यह व्यापक और सामान्य होती है। या यह केवल परिणामों को केंद्रित होती है, या ये सामाजिक और विशिष्ट होती है। यानी कि यह यह एक सामयिक और विशिष्ट होती है। तो इट इज़ ए टाइमली एंड स्पेसिफिक। तो जो प्रतिपुष्टि की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 4, यह एक सामाजिक और विशिष्ट होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में ऑप्शन है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, या विकास सिर से पांव तक होता है, या भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, या फिर सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि कथन है और कारण है। सबसे पहले कथन पढ़ते हैं, विद्यालयी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। अब देखो अभिकथन भी सही है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, और इसका कारण भी ठीक है। विद्यार्थियों को सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 करते हैं, निम्न में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा? तो हमें नेगेटिव वर्ड देखना है। कौन सा? छात्रों को पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, ये तो सही है। छात्रों और शिक्षकों के अनुगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान किया गया मूल्यांकन, ये भी ठीक है। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। हम छात्रों की तुलना नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया, यानी कि यही सही होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव ही वर्ड पूछा गया है। तो इसका सही और जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इसके ऑप्शन है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, या ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, या शारीरिक समन्वय में कठिनाई, या स्थानिक समझ और जानकारी में कठिनाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, या वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, या वे प्रश्न जो पाठ के मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, या वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वे प्रश्न जो व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। बाधिता एक स्थिर है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। बाधिता एक स्थिति किसकी है और क्षमता किसकी स्थिति है? तो बाधिकता है आपकी कौन सी? जैविक, और जबकि अक्षमता एक क्रियात्मक स्थिति है। तो इसका यानी कि सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 22 का? बाधिकता एक जैविक है स्थिति है, और क्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 23 करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, या भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, या संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है?
ऑप्शन है इसके, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, या जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। मातृभाषा की अवहेलना बिल्कुल नहीं करेगा शिक्षक बच्चों की। जब शिक्षक मूर्त वस्तु के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि निम्नलिखित में से आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को सही वर्णन करता है, अभिप्रेरणा सभी बाहरी पुरस्कारों से आती है, जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, या अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ स्पर्धा में आती है, या अभिप्रेरणा जो दंड और भय से आती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन सा कथन आलंबन के उदाहरण हैं। कौन सा कथन आलंबन के उदाहरण हैं? बोलकर सोचो, या संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, या रट का दोहराव। तो इसके कौन कौन से हो जाएंगे 26 के? देखो, रट का दोहराव ये तो गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। रट का दोहराव तो नहीं होगा। बोल कर सोचो ये ठीक है, इशारे, संकेत और इशारे ये भी ठीक है, प्रश्न करना ये भी ठीक है, आधा हल किया हुआ उदाहरण ये भी ठीक है। तो इसका A B C D इसके 4 उदाहरण सही हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, या शीर्षगामी है, रेखीय है, या समीप दूराभिमुख है। तो इस 27 का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब है समीप दूराभिमुख है, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल है विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, या परिकल्पित तार्किकता, या वस्तु स्थायित्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डिसेंटरिंग या फिर विकेंद्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस प्रकार के तर्क देते हैं? तो इसका ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, या पूर्व चालन अवस्था। यानी कि जब अरु रस्सी कूद रही थी तो उसने रस्सी उसके पैर फंस गई और वो आउट हो गई, तो उसने कहा कि रस्सी ने उसे जानबूझकर उसे आउट किया है। तो इसकी ये वो किस स्टेज में है? तो वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर पूर्व चलन अवस्था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 और 30 को करते हैं। सीखने की सामाजिक संरचनावादी विकास इस प्रकार की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जी नहीं, निष्क्रिय रूप से ज्ञान न शिक्षार्थी शिक्षक से प्राप्त करता है, ना ही दूसरे, वो सक्रिय एक्टिव होकर ही ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन तक जाएंगे। व्याख्यान देने और समझने में प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, या फिर प्रत्याहार और दोहराव में चिंतन प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारे जनवरी 2024 के सीटेट के CDP के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।